खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हो सकती हैं। लोकतंत्र की बहाली बहुत जरूरी है। जिस तरह से कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग और बचना और सैनिटाइजेशन जरूरी है, उसी तरीके से लोकतंत्र की बहाली भी जरूरी है। आप एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर पानी को अगर टिका के रखिएगा, वो सड़ जाएगा। जदयू और भाजपा में जिस तरह की आपसी ही ट्यूनिंग गड़बड़ा गई है और एक दूसरे पर लगातार जो बड़ा बनने की कवायद है ये चल रही है, इसकी वजह से कहा जाता है कि भाजपा ने एक रैली अनाउंस कर दी। अमित शाह लगभग 2 लाख लोगों के साथ ये रैली करेंगे और 9 तारीख को ये रैली होगी। बड़ी बात यह है, यहाँ कहीं ना कहीं हो जाती है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने 9 तारीख के कार्यक्रम को अपने जो गरीब अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं उसको सफल बनाने की अपनी तैयारी तो शुरू कर ही ली है, वहीं दूसरी तरफ अब उनका कोई कंपटीशन भी नहीं है। उल्टा जिस तरह से अपने कार्यक्रम को, अपनी रैली को अमित शाह ने प्रीपोन किया है, इससे उल्टा लोग अब ये कहने लगे हैं कि अमित शाह तेजस्वी यादव से डर गए हैं। कौन सा शो देख रहे हैं आप? पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा में क्या होता है? चीरफाड़ होती है। किसकी चीरफाड़ होती है? उन खबरों की जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत सहायता से छोड़ देती है। लेकिन हम छोड़ने वाले में थोड़ी है, जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। आइए आज के खबर और पंचनामे की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एकदम ताजा टटका आपको वो किस्सा सुनाते हैं। ऐसा किस्सा जिसका मेरी खबर से लेना देना नहीं होगा या होगा, या जो होगा आप खुद तय कर सकते हैं, आपके सॉल्यूट पर छोड़ देते हैं। कहावत और किस्सा जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपने सुना होगा बचपन में, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेच है, वो पेच में बताऊंगा। एक टोपी बेचने वाला था, जंगल से लगातार जा रहा था, लाल रंग की हरी टोपी और लाल टोपी और ब्लू टोपी लेके बेच रहा था। अब लोग, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं टोपी पहनने के लिए, और उस जमाने में बहुत सारी चीज़ें थी नहीं, तो लोगों को टोपी पहनाता था बेचारा, और उसी से अपनी जीविका चलाता था। एक जंगल से होकर गुजर रहा था, उसे प्यास लगी, पेड़ की छाँव में टोपी की गठरी अपनी रख दिया और जाकर पानी पीने लगा। इसी बीच वापस आता है तो देखता है कि सारी टोपी गायब। टोपी वाला समझ गया कि या तो किसी ने टोपी चोरी कर ली है या कोई उसका मजाक कर रहा है। बहुत देर तक अफसोस करता रहा, बहुत देर तक इधर उधर खोजता रहा। एक बैग उसे नजर पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने देखा कि बंदर उसी की रंग की, उसी की बनाई हुई टोपी पहनकर बैठा हुआ था। वो समझ गया कि बंदर ने टोपी चुरा ली, लेकिन इतने सारी टोपियां कैसे एक बंदर चुरा सकता है? फिर उसने नजर नजर घुमाई और उसने देखा कि लगभग सभी पेड़ों पर बंदर जो बैठे हुए थे उन्होंने टोपियां पहन रखी थी, वो टोपी जो कि इस टोपी वाले ने रखा था उतार कर। मतलब साफ है, ये बंदर नकलची हैं, नकल करते हैं। तब उसके दिमाग में एक बात आई। उसने अपने माथे पर रखी हुई टोपी को बंदरों को दिखाया, ललचाया। उसके बाद अपने सिर की टोपी उठाकर उसने जमीन पर फेंक दिया। सारे बंदरों ने भी उसके देखा देखी लगभग वही किया। बंदर जैसे ही सारी टोपी जी नीचे फेंकते हैं, वैसे ही टोपी वाला अपनी सारी टोपियां उठाता है, रखता है और चला जाता है। ये तो आम कहानी में होता है, लेकिन इस कहानी में टोपी वाले को एक बार जब बुद्धि आ गया तो उसने उस बुद्धि का बहुत उपयोग किया। उसने पेड़ पर लटके हुए फलों को भी बंदरों से गिरवा लिया। एक फल गिराकर पेड़ से तोड़कर उसने सारे फल गिरवा लिए, फल भी उठाया और फल और टोपी दोनों बेचने लगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई आपको देखकर जलता हो या ईर्ष्या करता हो या आपकी बराबरी करने का प्रयास करता हो, तो आप के पास एक ताकत आ जाती है। ये ताकत होती है क्या? ये ताकत होती है कि आप जो कीजिएगा उससे उस पर असर पड़ेगा, यानी उसके क्रियाकलापों पर अप्रत्यक्ष रूप से आपका एक अधिकार हो जाता है और आप कठपुतली की तरह उस व्यक्ति को नचा पाते हैं या उस जीव को। अब आते हैं अपने आज के राजनीतिक विश्लेषण पर, खबर पर। देखिए, बिहार की राजनीति में 9 तारीख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था। 9 तारीख महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस दिन भाजपा एक रैली करने जा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना काल है, कोरोना काल में इतने सारे लोग मर रहे हैं। 29 लोगों की बिहार में अकेले मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। अब तक 4000 से ज़्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं। जो ठीक होने का दर है वो उतना भी अच्छा नहीं है कि आप कहिए कि कोरोना से हम मुक्ति पा चुके हैं। और आने वाले समय में लग नहीं रहा कि इस साल के अंत तक भी
कोरोना से हम मुक्ति पाएंगे। तो आखिर चुनाव आयोग को क्या बेचैनी सूझी, क्या उन्हें लगा कि वो चुनाव नवंबर में ही कराना चाहते हैं? अब देखिए, चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हो सकती हैं, लोकतंत्र की बहाली बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग और बचना और सैनिटाइजेशन जरूरी है, उसी तरीके से लोकतंत्र की बहाली भी जरूरी है। आप एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर पानी को अगर टिका के रखिएगा वो सड़ जाएगा, और आप जो इंसानी कोरोना है उससे तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र में ही कोरोना हो जाए तो फिर उससे कैसे लड़िएगा? तो ठीक है, वो सही है कि चुनाव समय पर कराने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का भी कुछ विवेक था। उन्हें अपने तरीके से इस जो राजनीतिक विकल्प हैं उनको देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अभी कुछ समय देना चाहिए था इन चुनावी तैयारियों को। लेकिन सत्ता पक्ष को सबसे ज़्यादा बेचैनी है। जदयू और भाजपा में जिस तरह की आपसी ही ट्यूनिंग गड़बड़ा गई है और एक दूसरे पर लगातार जो बड़ा बनने की कवायद है ये चल रही है, इसकी वजह से कहा जाता है कि भाजपा ने एक रैली अनाउंस कर दी। अमित शाह लगभग 2 लाख लोगों के साथ ये रैली करेंगे और 9 तारीख को ये रैली होगी। अब आप सोच रहे हैं कि ये रैली होगी कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को बाहर निकलना मना है, एक जगह इतने सारे लोगों को जुटना मना है, शादी विवाह तक में ही 50 लोगों की बस एंट्री है। तो आखिर ऐसी स्थिति में जब गाड़ियों में 2 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं और बाइक पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, तो इन सारी जो नियम कानून हैं इनके तहत आखिर रैली कैसे होगी? तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ छोटे मोदी ने यानी सुशील मोदी ने डिजिटल चुनाव कराने की कवायद शुरू की थी और एक राग छेड़ दिया था, वहीं भाजपा अब डिजिटल रैली करने जा रही है। 9 तारीख को भाजपा ने अमित शाह की डिजिटल रैली प्रस्तावित की थी। अमित शाह सशरीर पटना मौजूद रहेंगे, बिहार में आएंगे, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और अपनी बातें सुनाने का प्रयास करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? तो लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि अलग अलग चैनलों पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से बातचीत की है या इंटरव्यूज दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने घर में क्वारंटीन होते हुए। इन्हीं तरह की कुछ तैयारी भाजपा ने की थी। भाजपा अपने सारे बूथ स्तर के नेताओं को ये जिम्मेवारी दे रही थी कि उन्होंने वो ऐसे सेटअप करके रखें कि अमित शाह जब रैली करें तो बहुत सारे लोग एक साथ फोन से जुड़ सकें। अगर एक सामुदायिक भवन हो तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग जुड़े उस रैली में, और इनकी संख्या 2 लाख के आसपास हो। भाई चुनाव है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब अगर बारिश होती है और आपको बाहर जाना ही होता है तो आप छतरी लेकर जाते हैं। समझ लीजिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये छतरी लगाकर रैली की जा रही है। लेकिन ये रैली अब 9 तारीख को नहीं होगी, ये रैली अब 7 तारीख को होगी। अब 7 तारीख को रैली क्यों होगी ये भी समझ लीजिए। तो कुछ बिहार के जानकार राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से इस दिन ही तय कर दिया है राजद ने कि वो गरीब अधिकार दिवस मनाएगी, यानी बात समझ लीजिए, जिस दिन अमित शाह रैली अपनी करने जा रहे थे 9 तारीख को, उसी दिन तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया कि वो गरीबों को एक्साइटेड करके उस प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे और उनकी रैली के समानांतर एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें गरीब अपने अधिकार के लिए पूरे बिहार में ताली बजाएंगे और छिपा पीटेंगे और वो सरकार से अपना अधिकार मांगेंगे। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से एक महामारी तो आई ही है, लेकिन महामारी के साथ बिहार में भूखमरी की समस्या एक बढ़ गई है। बेरोजगार लोग जो बाहर से आए हैं उनके लिए कोरोना से बड़ा कहीं ना कहीं अभिशाप हो गया है। जो भूखे पेट बैठना पड़ रहा है, बिना रोजगार के रहना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या हो गई है। क्वारंटीन सेंटरों का हाल जिस तरह से देखते हुए सरकार ने खुद ही तय कर लिया कि अब क्वारंटीन सेंटरों की उपयोगिता कुछ खास नहीं है तो इन्हें रखना जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 9 तारीख को ही तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया और कुछ ना कुछ भाजपा के ही क्रियाकलापों को समझते हुए जिस तरह से उन्होंने ऐन मौके पर अपनी टोपी उतार कर फेंक दी है, अब मजबूरी हो गई है भाजपा को भी कि वो भी देखा देखी कुछ ना कुछ तो करे। और यही हुआ है। भाजपा ने देखा कि अगर अमित शाह की रैली शुरुआत अगर प्रथम ग्रास से मक्षिका पात्रम हो जाएगा तो काम तो गड़बड़ा जाएगा। और अमित शाह की रैली है, पहली चुनावी रैली है एनडीए की तरफ से, और वो अगर थोड़ी भी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले
कुछ दिनों पहले जब जदयू की एक रैली हुई थी गांधी मैदान में, लोगों को सशरीर आने के लिए कहा गया था, तो उसमें क्या स्थिति हुई थी, लोग गांधी मैदान के कोने को भी नहीं भर पाए थे। तो ऐसी बेइज्जती दोबारा न हो और इस तरह की परिस्थितियां न हो, इसलिए भाजपा ने एक गेम खेल दिया। उसने अपने कार्यक्रम को 7 तारीख को यानी 2 दिन पहले ही फिक्स कर दिया कि अमित शाह आएंगे और रैली के माध्यम से अपनी बातें उसी तरीके से, लेकिन 2 दिन पहले 9 तारीख से रखेंगे। अब तेजस्वी यादव ने तो अनाउंस कर ही दिया है कि वो 9 तारीख को करेंगे, लेकिन इसमें पेच फंस गया है। तेजस्वी ने जो दिमाग लगाया है उसके कारण अब क्या हो गया है, भाजपा से पहले ही जदयू ने तैयारी कर रखी थी 7 तारीख को ही एक अपने बूथ स्तर की रैली की, यानी जदयू इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई थी और जदयू के जो बिहार के अध्यक्ष हैं और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो एक रैली करना चाह रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटअप करना चाह रहे थे और उन्होंने उसकी तैयारी भी कर ली थी। ललन सिंह इसीलिए दिल्ली से आए थे पटना। कहा जा रहा है कि लगातार जो नालंदा में बैठे हुए हैं आरसीपी सिंह, उन्हें भी बुला लिया गया है। पटना में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें तय किया गया है कि बिहार के सारे जिलों में जितने भी प्रखंड हैं उन प्रखंडों में अपने अपने जो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो 10 साल से अधिक से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार से सीधा बात करने का मौका दिया जाएगा। कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ने इस बार चुनाव को देखते हुए और सीटों का समीकरण, जिस तरह से आपको याद होगा पिछली बार भाजपा ने अपने कोटे की कुछ सीटें काट कर दी थी नीतीश कुमार को, ताकि बराबरी का जो समझौता हो सके वो हो सके, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के पाले में गेंद है। नीतीश कुमार को अपनी कुछ सीटें काटनी पड़ेंगी अगर भाजपा को बराबरी का हक देना है तो इसी में तैयारी के तहत नीतीश कुमार ने ये एक लिस्ट बनाई है। प्रखंड स्तर के अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जो विधायक है उनका फीडबैक लिया जाएगा। खबर तो ये भी आ रही है कि कम से कम जदयू 5 ऐसे विधायकों को चिन्हित करेगी जिनको इस बार रेस्ट कराया जाएगा, यानी उनको 5 साल के लिए छुट्टी दी जाएगी, चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, उनकी जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी या फिर वो सीट भाजपा को दी जाएगी। अब यहीं पे पेच आकर फंस जाता है। अब भाजपा की भी रैली उसी दिन है और नीतीश कुमार की भी रैली उसी दिन है और दोनों में कोई ट्यूनिंग नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग पार्टियों का कार्यक्रम है। इनमें कोई सामंजस्य, कोई जो कहा जा सकता है इक्विलिब्रियम, वो नहीं है। अब इसकी वजह से समस्या क्या होगी कि नीतीश कुमार की जो एक रैली हुई थी गांधी मैदान में, उसे कंपेयर किया गया था नरेंद्र मोदी के साथ। तो अब जब अमित शाह आएंगे और अमित शाह अपनी बातें रखना चाहेंगे जनता के बीच अपनी, और उसी बीच नीतीश कुमार अपने लोगों से बातचीत करेंगे, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, एक अच्छी खासी उन्होंने भी तैयारी कर रखी है लोगों से बातचीत करने की, और इन दोनों की संख्याओं पर सबकी नजर होगी। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक ऐसा गेम खेल दिया है जिसकी वजह से अब भाजपा 9 तारीख को तो करने नहीं जा रही है और जदयू ने पहले से तैयारी कर ही रखी थी, तो अब कहीं ना कहीं अमित शाह ने 7 तारीख को यह कार्यक्रम करके भाजपा को, जदयू को भी एक तरह से चुनौती ही दे दी है कि आप भी अपने कार्यक्रम को कीजिए और किसकी रैली बड़ी होगी ये तो बिल्कुल ही डिबेट का विषय होगा, क्योंकि बिहार में राजनीतिक खपत जितनी होती है और जितना हर चीज में जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है, इस हिसाब से इस दोनों कार्यक्रमों पर नजर तो सबकी ही होगी ही। बड़ी बात यह है यहाँ कहीं ना कहीं हो जाती है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने 9 तारीख के कार्यक्रम को अपने जो गरीब अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं उसको सफल बनाने की अपनी तैयारी तो शुरू कर ही ली है, वहीं दूसरी तरफ अब उनका कोई कंपटीशन में नहीं है। उल्टा जिस तरह से अपने कार्यक्रम को, अपनी रैली को अमित शाह ने प्रीपोन किया है, इससे उल्टा लोग अब ये कहने लगे हैं कि अमित शाह तेजस्वी यादव से डर गए हैं। तो भैया सीधा फायदा तो टोपी वाले का हो गया। अब देखना यह है कि टोपी कितने लोगों को कौन कौन पहनाता है। बिहार की इस राजनीतिक विश्लेषण से आपको कितना मजा आया, कितना आपको उचित लगा ये विश्लेषण, ये जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार चलता रहता है। पंचनामा की खबरें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप अपना कमेंट में फीडबैक मुझे दे सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, मेरा आग्रह है कि आप लोग कहानी जो मैं बताता हूँ और जो खबर बताता हूँ दोनों के बीच की कड़ी नहीं जोड़ पाते हैं। क्या उन कड़ियों को जोड़कर आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या मेरे जो बुद्धि है उसका वर्धन आप कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं? तो जरूर आज के पंचनामा के किस्से और जो खबर है दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आखिर
कहानी कैसे दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में। बाकी खबरों के लिए इस तरह से बने रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर। खबरें लगातार जारी रहेंगी और पंचनामा अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो रोज भेंट यही होगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर। शिखर करियर